हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर CSIR नेट JRF फिजिक्स। मतलब CSIR नेट JRF फिजिक्स के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम फिजिक्स की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करें, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करें ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो आराम से क्वालिफाई हो जाए और एक अच्छी रैंक से क्वालिफाई हो, ठीक है। तो देखो, काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी है CSIR नेट JRF फिजिक्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, लेकिन सभी का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। हर कोई अपने हिसाब से बताता है, सभी का अपना अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से सब शेयर करते हैं। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से ही सब कुछ शेयर करूंगा जो मैंने फील किया है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, फिर मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया था, सेकंड अटैम्प्ट में मेरा सिर्फ नेट हुआ था, उसके बाद मैंने थर्ड अटैम्प्ट दिया था, थर्ड अटैम्प्ट में मेरा JRF हुआ था। जो मैंने गलतियाँ की, जिन गलतियों को मैंने सुधारा, ठीक है। पहली बात, मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली, सारी जो स्टडी है वो सेल्फ ही की थी। और कैसे कैसे मैंने स्टडी की थी वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने क्लियर किया था जो JRF का एग्ज़ाम है, ठीक है। वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो देखो, हमारे 4 की पॉइंट्स है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न। वो सभी को पता होगा एग्ज़ाम पैटर्न है क्या। CSIR नेट JRF को जो तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड, हम डिस्कस करेंगे पेपर एनालिसिस। जो तुम्हारा CSIR नेट JRF का पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे। मतलब उसमें जो अलग अलग पेपर है, जो क्वांटम है, ED है, न्यूक्लियर है, रीजनिंग है, तुम्हारी स्टैटिस्टिकल है, कंडेंस मैटर है, वो कितने मार्क्स की आती है और कितने मार्क्स की आती है और कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना तुम्हें अटैम्प्ट करना है। उस हिसाब से हम पेपर का एनालिसिस करेंगे, हर साल कितनी पूछी जाती है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास, देखो पेपर एनालिसिस करने के बाद हम जाएंगे व्हाट टू स्टडी। क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या हमें पढ़ना है और हाउ टू स्टडी, और कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है CSIR नेट JRF फिजिक्स का। पेपर एनालिसिस करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये थर्ड पॉइंट है, क्या पढ़ना है हमें। क्योंकि जो JRF का जो सिलेबस है, तुम सिलेबस के अकॉर्डिंग करोगे तो पूरा MSc का सिलेबस है, पूरी MSc और BSc का सिलेबस है, मतलब कंप्लीट फिजिक्स है उसमें। अब कंप्लीट फिजिक्स ऐसे तो है नहीं हम 6 महीने में कंप्लीट फिजिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है, और वो पता लगेगा तुम्हें पेपर का एनालिसिस करने के बाद। कौन सा कहाँ से, जैसे क्वांटम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ED में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, न्यूक्लियर में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो वो ही सिलेक्टिव टॉपिक तुम पढ़ोगे। तो उनके बारे में हम टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। व्हाट टू स्टडी में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और हाउ टू स्टडी में पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है। ऐसे नहीं है टॉपिक पता लग गया तो तुम उसको बुक से पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, मैं उनका तरीका बताऊँगा कैसे पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मेरा जो एक्सपीरियंस है CSIR नेट JRF निकालने का, जो क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे मैंने तैयारी की, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिना टाइम लिए हुए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है तुम्हारा, देखो सभी को पता है ऑलरेडी जो तैयारी कर रहे हैं, फिर भी कईयों को नहीं पता होता, कई ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता, तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता कईयों को, जो फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे उनको नहीं पता होता कई बार। तो देखो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फर्स्ट पॉइंट जल्दी से डिस्कस करते हैं इसको, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। देखो इसमें 3 सेक्शन होंगे तुम्हारे, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन A होगा तुम्हारा रीजनिंग, साइंटिफिक रीजनिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। और सेक्शन B होगा तुम्हारा फिजिक्स, और सेक्शन C होगा ये भी फिजिक्स। ये जो फिजिक्स होगी ये MSc लेवल की होगी, ये फिजिक्स होगी तुम्हारी BSc लेवल की होगी, ठीक है। और जो रीजनिंग होगा वो तुम्हारा साइंटिफिक होगा, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, ठीक। तो ये 3 सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। सेक्शन A, B एंड C, ठीक है। जो सेक्शन A है वो रीजनिंग है, सेक्शन B फिजिक्स, BSc वाली सिंपल फिजिक्स, और सेक्शन C है MSc वाली, ठीक है। एडवांस फिजिक्स कहते हैं इसको। एडवांस क्यों कहते हैं, क्योंकि MSc की है और क्वेश्चन इससे ईजी बनते हैं, क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते। इसमें हो सकता है क्वेश्चन टफ हो, ठीक है। तो जो सेक्शन A है इसमें तुम्हारे क्वेश्चन करने होंगे तुम्हें 15 और क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 20। सेक्शन B में तुम्हें क्वेश्चन करने होंगे 20 और सेक्शन B में क्वेश्चन आएंगे 25, और सेक्शन C में क्वेश्चन करने होंगे 20 और सेक्शन C में क्वेश्चन आएंगे 30, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन आएंगे 30 और 25 55 और 20 75, और क्वेश्चन करने कितने होंगे 20 20 40 और 15 55।
तो 55 क्वेश्चन तुम्हें अटैम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन तुम्हें गिवन होंगे 75। तो जो सेक्शन ए है उसमें जो रीजनिंग है उसमें एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, तो 15 इंटू 2 तो टोटल 30 मार्क्स का होगा और आएगा कितने का 20 इंटू 2 40 मार्क्स का आएगा पेपर। रीजनिंग पार्ट आएगा 40 नंबर का, उसमें से तुम्हें 30 का अटैम्प्ट करना है। और जो सेक्शन बी है उसमें जो क्वेश्चन होंगे 3.5 मार्क्स के, तो 20 इंटू 3.5 तो ये आएगा हमारे पास 70 मार्क्स। ठीक है, 20 इंटू 3.5, 20 30 60 और 10 70 मार्क्स का अटैम्प्ट करना और आएगा 25 इंटू 3.5 तो आएगा तुम्हारे पास ये 87.5 का। ठीक है, और जो सेक्शन सी है इसमें तुम्हें एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और तुम्हारा आएगा ये 30 इंटू 5 150 का। ठीक है, तो जो टोटल एग्ज़ाम होगा 30 70 और 100 200 का अटैम्प्ट करना और जो क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिलेगा वो होगा 277.5 का। ठीक है, इतने का पेपर तुम्हें मिलेगा 277.5 का और तुम्हें अटैम्प्ट करना है 200 का। तो जो हमारी मार्किंग होगी वो 200 में से होगी। इसमें तुम यदि 15 से ज़्यादा क्वेश्चन करते हो तो सिर्फ जो पहले वाले 15 होंगे वही काउंट होंगे। यहाँ तुम 20 से ज़्यादा करते हो तो जो पहले 20 वाले क्वेश्चन होंगे वही काउंट होंगे तुम्हारे। तो इससे 20 से ज़्यादा नहीं करने इसमें, और होते भी नहीं इतने। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन ही होंगे ईच सेक्शन में तुमसे। ठीक है, तो जो कट ऑफ जाती है यदि तुम्हें JRF चाहिए तो जो JRF के लिए तुम्हारी कट ऑफ होगी वो 100 प्लस होनी चाहिए, 100 प्लस मार्क्स होने चाहिए। और वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम कैसा है। एग्ज़ाम बहुत इजी है तो 100 से हमेशा हाई रहती है कट ऑफ। JRF की तो हमेशा 100 से हाई रहती है। यदि एग्ज़ाम इजी है तो 95 90 इस अराउंड में JRF की कट ऑफ रहती है। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम इजी होता है बहुत ज़्यादा तो कट ऑफ 105 भी चली जाती है, 110 भी चली जाती है। ठीक है, और एग्ज़ाम बहुत इजी है तो मतलब मान के चलो 100 प्लस तुम्हें स्कोर करना है और तुम्हें नेट क्वालिफाई करने के लिए अराउंड 90 स्कोर चाहिए। OBC का थोड़ा सा कम हो जाता है, 5 या 7 नंबर कम हो जाता है OBC का, जनरल का इतना है, और SC ST का तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो 100 प्लस स्कोर तुम्हें करना है और कितने में से 277.5 में से 100 स्कोर करना है तुम्हें, 100 प्लस। ठीक है, 200 में से 100 नहीं करना तुम्हें, 277.5 में से तुम्हें 100 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, बहुत इजी लग रहा होगा देखने में, लेकिन वहाँ जब पेपर करते हैं वहाँ पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाता हमसे इतना। ठीक है, यदि हम ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, एक्यूरेसी नहीं बन पाती हमारी। ठीक है, तो इसकी तैयारी तुम्हें इस हिसाब से करनी पड़ती है भाई तुम्हारी एक्यूरेसी भी बने और तुम्हारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो तुम्हारा एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने का जो तरीका है वो क्या है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि और तुम्हें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो 200 तुम्हें मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तुम्हें पेपर मिलेगा 277.5 का और 100 तुम्हें मार्क्स चाहिए JRF क्वालिफाई करने के लिए। तो देखो कैसे, इसमें से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तुम। मान लो इसमें हमने अटैम्प्ट किए 10, मान लो 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए इस सेक्शन, हमने सभी सेक्शन में 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो यहाँ पे देखो 10 इंटू 2, 10 इंटू 3.5, 10 इंटू 5 तो 50 प्लस 35 प्लस 20 तो 50 और 35 85 और 20 105 मार्क्स बन रहे हैं यदि 10 भी अटैम्प्ट करते हो। और क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल 75 में से तुम 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो तुम्हारे 105 मार्क्स आ रहे हैं। 75 में से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, और यदि तुम करते हो अटैम्प्ट 35 से 40 के बीच में तो तुम अटैम्प्ट करोगे आराम से 125 से 130 के बीच में पेपर। इतना अटैम्प्ट करोगे और तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तुम्हारा जो पैटर्न है तुमने तैयारी की, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है क्वेश्चंस की, और तुमने जो क्वेश्चन किस हिसाब से अटैम्प्ट किए, कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जो तुम्हें आता है वो अटैम्प्ट किए या ऐसे कुछ तुक्के लगाए हैं वो नहीं। अटैम्प्ट करने वाला तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है, जो क्वेश्चन किए हैं तुमने, हाँ तुम उस पर 100% श्योर हो या 90% श्योर हो ये मेरा क्वेश्चन सही है, तो तुम्हारे 125 130 का अटैम्प्ट करोगे तो तुम्हारे आएंगे 105 या 110। यदि तुम्हारी 80 से 85% एक्यूरेसी है तो तुम्हारे इतने मार्क्स आएंगे। तुम्हें अटैम्प्ट करना पड़ेगा 125 से 130 के बीच में। ठीक है, मतलब 35 से 40 क्वेश्चन करने होंगे और तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे 75, तो मतलब हाफ पेपर अटैम्प्ट करना है तुम्हें, 50% अटैम्प्ट करना है तुम्हें पेपर। ठीक है, हाफ पेपर अटैम्प्ट करना है 75 में से, मतलब तुम्हें क्वेश्चन करने हैं 35 या 40।
ठीक है, इतने क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, ठीक है। और तुम्हारा जो ये तुम अटैम्प्ट करोगे 120 से 125 से 130, यदि तुम्हारी एक्यूरेसी सही है, तुम्हारे क्वेश्चन सही है, तुम्हें पूरा विश्वास हाँ भी मैंने ये क्वेश्चन किया है और ये मेरा एग्जैक्ट सही है, या 90% तुम्हारी एक्यूरेसी है, तो तुम्हारे इतने मार्क्स आराम से आ जाएंगे और तुम JRF क्वालिफाई कर जाओगे। तो देखो 10-12 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर, यहाँ 2 और बढ़ा लो, 10 किए थे हमने, 2 यहाँ बढ़ा लो, 2 यहाँ बढ़ा लो, तो 10 नंबर यहाँ बढ़ गए, 7 नंबर यहाँ बढ़ गए, 17 नंबर बढ़ गए, 105 + 17 125, ठीक है। तो तुम्हें अटैम्प्ट करने हैं 35 से 40 क्वेश्चन, और 75 में से 75 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, उसमें 35 से 40 क्वेश्चन तुम्हें अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। हमारा पेपर है एक्चुअल में, पेपर एनालिसिस देख रहे हैं हम। इसके बाद पेपर एनालिसिस में क्या हुआ, ये एक्चुअल में पेपर का एनालिसिस या एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ तक था, उसके बाद ये पेपर का एनालिसिस है, उसमें हम सब्जेक्ट का भी एनालिसिस करेंगे। अब जैसे अलग अलग सब्जेक्ट है तुम्हारे, क्वांटम, मेडी, न्यूक्लियर, एटॉमिक, उनका भी हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो देखो जो तुम्हारा पेपर होगा वो 50% तो तुम्हारा ईजी पेपर होगा एकदम, और 50% तुम्हारा टफ़ होगा। टफ़ का मतलब 50% में तुम्हारा, टफ़ का मतलब उसमें मीडियम भी आ जाएगा, उसमें टफेस्ट भी आ जाएगा। 10 से 15% बहुत ज़्यादा टफ होगा, जो तुमसे अटैम्प्ट ही नहीं होगा, जो तुमने वो क्वेश्चन तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। 10 से 15% तो पेपर ऐसा होगा, और बाकी थोड़ा मीडियम लेवल का होगा, और 50% तुम्हारा पेपर ईजी होगा। और तुम्हें अटैम्प्ट कितना करना है, 50% ही तुम्हें अटैम्प्ट करना है। 35 से 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं तो तुम ईजी को ही अटैम्प्ट करो। तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन जो सिलेक्शन है वो तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने, ठीक है। जो पहली बार पेपर देते हैं, जो पेपर का एनालिसिस नहीं करते नेट JRF का, वो उनसे यही गलती होती है, ठीक है। उन्हें पता नहीं हमें कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो हर क्वेश्चन के पीछे लग जाते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, याद आ रहा, हाँ उसको अटैम्प्ट करने लग गए, वहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है। छोड़ दो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको छोड़ दो डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नहीं हुआ, पढ़ते ही पता लग गया नहीं होगा, छोड़ दो। सेकंड नहीं हुआ, छोड़ दो। थर्ड नहीं हुआ, छोड़ दो। छोड़ते रहो, जब छोड़ना सीख जाओगे तो मतलब तुम्हारा क्रैक हो जाएगा JRF, ठीक है। नेट JRF क्रैक करने की एक ही ट्रिक है, तुम छोड़ना सीख जाओ क्वेश्चन को, ठीक है। यदि तुमने छोड़ना सीख दिया, छोड़ना सीख लिया तुमने, क्वेश्चन को कैसे छोड़े, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को छोड़ते हैं, तो तुम्हारा JRF क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो फुल तैयारी करके जाते हैं वो क्या होता है, वो भी अटैम्प्ट करते हैं। देखो जो फुल तैयारी करके जाते हैं वो सारे अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, वो भी इजी पे टारगेट नहीं करते, वो भी जो टफ होती है उस पर भी टारगेट करते हैं। तो उनका भी कई बार इसलिए नहीं हो पाता, जो फुल तैयारी के साथ जाते हैं, ठीक है। तो अटैम्प्ट करना है तुम्हें सिलेक्टिव क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, जो तुम्हें लग रहा है 100% मेरे से ये हो जाएगा, उसे ही अटैम्प्ट करो, ठीक है। भले पूरा पेपर मतलब शुरू से लगो आखिरी तक, जो नहीं आ रहा छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, जो आ रहा है वो करते रहो, करते रहो। फिर दोबारा लगो, यदि कम पड़ रहा है फिर देख लो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कितने मार्क्स का मैंने कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, ठीक है। फिर दोबारा लग जाओ, ठीक है। फिर दोबारा ट्राई करो, जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, जो तुमने पढ़ा हुआ है टॉपिक, उसके क्वेश्चन दोबारा ट्राई करो, ठीक है। उस पर आएंगे हम। देखो हम डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम है उसमें जो टोटल पेपर कितने हैं। टोटल 9 पेपर है तुम्हारे, देखो, और कितने पेपर में से किस किस पेपर में से तुम्हें कौन सा पेपर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा कितने मार्क्स का आता है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो तुम्हें बेसिकली टारगेट रखना है 50% पेपर पे, जो इजी पार्ट है। और इजी आता किस में से वो भी मैं बताता हूँ, कौन से में से इजी आएगा, किस में से टफ आएगा। तो तुम्हारा जो पेपर है इसमें वो है 9 पेपर टोटल। एक रीजनिंग करके 10 हो जाते हैं टोटल। रीजनिंग में इतना तुम्हें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो मेरे रीजनिंग मेरे जो मार्क्स थे वो सेक्शन बी में मेरे मार्क्स थे आई थिंक 45 अराउंड, और सेक्शन सी में मेरे मार्क्स थे आई थिंक 60 मार्क्स मेरे सेक्शन सी में थे, मार्क्स मेरे रीजनिंग में थे, ठीक है। तो जो टोटल मार्क्स थे मेरे अराउंड वो थे 110 मार्क्स, ठीक है। 110 मार्क्स पे मेरा JRF हो गया था। जब कट ऑफ गई थी आई थिंक 104 समथिंग कट ऑफ थी, ठीक है। उस टाइम पेपर भी थोड़ा काफ़ी क्वेश्चन इजी भी थे उसमें उस टाइम पे, ठीक है। तो 110 मार्क्स थे। उससे पहले मेरा नेट हुआ था, उससे पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा ना नेट हुआ था ना JRF हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मैंने कैसे तैयारी की थी, क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो उसके पहले तुम्हारे जो 9 पेपर है उसमें एक पेपर रीजनिंग भी है, ठीक है। तो जो फिजिक्स के 9 पेपर है वो तुम्हारा पहला है क्वांटम, दूसरा है तुम्हारा ED इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्ड है तुम्हारा क्लासिकल मैकेनिक्स, फोर्थ है तुम्हारा मैथमेटिकल फिजिक्स MP कहते हैं जिसे, और फिफ्थ है तुम्हारा
न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, और 6 है तुम्हारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, 7th है तुम्हारा स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स, और 8th है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स, और 9th है तुम्हारा सॉलिड स्टेट या कंडेंस मैटर कह देते हैं जिसे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये तुम्हारे पेपर है, ठीक है, ये 9 पेपर है फिजिक्स के तुम्हारे। जो क्वांटम है तुम्हारी वो आती है अराउंड 35 से 40 मार्क्स की। ये सेक्शन बी में भी आएगी, सेक्शन सी में भी आएगी। जो क्वांटम है तुम्हारी 30 से 40 मार्क्स की आएगी, सेक्शन बी और सी दोनों को मिला के, मतलब 2-3 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे और 3 या 4 क्वेश्चन सेक्शन सी में होंगे। बीएससी लेवल की भी आएगी, एमएससी लेवल की भी आएगी। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो तुम्हारी मोस्ट ऑफ द बीएससी लेवल की होती है और एमएससी लेवल का भी कुछ पार्ट होता है, तो ये आती है तुम्हारी 40 से 45 मार्क्स, ठीक है। जो ये भी सेक्शन बी और सी दोनों में होगी तुम्हारी 40 से 45 मार्क्स की, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स होगी तुम्हारी 30 से 35 मार्क्स की, ठीक है। ये तुम्हारी एमएससी लेवल की होगी, ठीक है। लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, पॉइजन ब्रैकेट, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें। मैथमेटिकल फिजिक्स होगी तुम्हारी 30 से 35 मार्क्स की, ये भी सेक्शन बी और सी दोनों में आएगी, ठीक है, दोनों लेवल के। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स होगी तुम्हारी अराउंड 20 मार्क्स की। 20 मार्क्स मतलब अराउंड 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें न्यूक्लियर के और पार्टिकल के दोनों को मिला के, 2 न्यूक्लियर के होंगे 2 पार्टिकल के होंगे, तो आराम से 20 मार्क्स की। और सेक्शन सी में आएगी सिर्फ, तो 5 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, तो 20 मार्क्स की न्यूक्लियर एंड पार्टिकल। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर होगी तुम्हारी अराउंड 20 मार्क्स की। इसमें एक लेज़र भी आ जाता है थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है। लेज़र सिर्फ 2 लेक्चर का काम है। मैं जो नेट के हिसाब से मैं ये देखो मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स इसमें कंप्लीट करवा दी है, न्यूक्लियर फिजिक्स चल रही है, मतलब कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद हम एटॉमिक शुरू करेंगे। एटॉमिक में जो लेज़र का पार्ट है उसमें 2 लेक्चर लगेंगे। इसमें एक तो आइंस्टीन कोफिशिएंट से क्वेश्चन बनता है, और जो सेकंड क्वेश्चन बनता है इसमें जो कंडीशन है तुम्हारी, वो फॉर्मूले डायरेक्ट बताऊँगा मैं, हम थ्योरी में नहीं जाएंगे, ठीक है। जो कैविटी है तुम्हारी, रेजोनेटर कैविटी है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन। जो पावर पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा तुम्हें कहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 1 लेक्चर का काम है वो, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स एंड लेज़र ये आराम से तुम्हारी 20 मार्क्स की आती है, तो 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन सी में मिलेगी ये तुम्हें। स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिकल ये आती है तुम्हारी 20 से 25 मार्क्स की। इसमें सेक्शन बी भी होगा, सेक्शन सी भी होगा। बी पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स होगा तुम्हारा, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्वेश्चन हो जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के यदि तुम्हारा बीएससी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कार्नोट इंजन, और वो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है, और क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, इस पर क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स सेक्शन सी में आएंगे। इसके 3 या 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आराम से होते हैं इसके, ठीक है, 15 मार्क्स। तो इसके 3 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के होंगे, और 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स के होंगे, ठीक है। तो आराम से 20 से 25 मार्क्स की स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स भी तुम्हारी अराउंड 20 मार्क्स की होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, सेक्शन बी में भी आएगी और सी में भी आएगी। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी तुम्हारी अराउंड 20 से 25 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो देखो जो टोटल स्कोर है कितना बन रहा है, 35, 40 और 35 75, 40, 30, 70, 75, 75 और 30 105, 105 और 30 135, 135, 40, 175, 175 और 60, सॉरी 235, 175 और 60, 235, हाँ 235 बन रहा है, हाँ। प्लस तुम्हारा 30 मार्क्स की रीजनिंग होगी, तो 265 से लेके 275 का पेपर होगा तुम्हारा, ठीक है। 265 से 275, 235 प्लस 30, 275, 265, ठीक है। तो इतना तुम्हारा पेपर होगा, 265 से 275 के बीच में ही आ रहा है रेशो। तो ये तुम्हारी मार्किंग है इस सब्जेक्ट की। अब देखो जो 4 मेजर सब्जेक्ट है वो है तुम्हारे क्वांटम, ईडी, क्लासिकल एंड मैथमेटिकल फिजिक्स। इसका एनालिसिस करते हैं। देखो तुम्हें क्या क्या कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक, ये तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा कौन से टॉपिक तुम्हें करने हैं, यहीं से पता लग जाएगा तुम्हें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखो जो तुम्हारा क्वांटम 4 मेजर पेपर है, ये क्वांटम, ईडी, क्लासिकल एंड मैथमेटिकल, इनमें से कितने मार्क्स का आता है देखो, 35, 40, 75, 75 और 60, 135, ठीक है, 135 मार्क्स का,
135 से मतलब 140 मार्क्स का तुम्हारा ये 4 पेपर में से आएगा, ठीक है। 135 से 140 मार्क्स का, बाकी बचा आधा पेपर। ये 50% हो गया। 50% तुम्हारा जो सिलेबस होगा वो क्वांटम, ईडी, क्लासिकल और मैथमेटिकल में से आएगा। और 50% आएगा तुम्हारा न्यूक्लियर पार्टिकल, एटॉमिक, स्टैटिस्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉलिड स्टेट एंड प्लस रीजनिंग। तो 50% आएगा तुम्हारा 135 से 140 मार्क्स का इससे, ठीक है। न्यूक्लियर, एटॉमिक, स्टैटिस्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉलिड स्टेट और रीजनिंग। अब देखो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जो अभी शुरू से तैयारी कर रहा है, इन चारों सब्जेक्ट में टाइम लगता है। मान लो टोटल टाइम का जो हम परसेंटेज लें, इन चारों सब्जेक्ट में जो टोटल टाइम का टोटल परसेंटेज लगेगा वो अराउंड से 70% टाइम इसमें लग जाता है तैयारी करने में। क्वांटम बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा सिलेबस, ईडी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, क्लासिकल बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मतलब एमएससी का है, क्लासिकल में थोड़ा सा कम हो जाता है, मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनमें जो टाइम लग जाता है आराम से तैयारी करने में 70%, और इनमें टाइम लगता है 30%। 30% टाइम में ये टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स सारी 5 या 6 दिन की, ठीक है, सिलेक्टिव बनोगे तो। एटॉमिक सारी 10 दिन की, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सिलेक्टिव होएगा, ठीक है। इनमें बहुत ही कम टाइम लगता है तुम्हें इन पेपर में, और 50% यहाँ से आएगा, 50% यहाँ से आएगा। अब देख लो तुम्हें कौन से पेपर करने हैं, ठीक है। जिसने कुछ भी नहीं, जिनको कोई भी पेपर जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो तो मैं कह रहा हूँ ये पेपर अच्छे से तैयार करो। जिनका कोई भी पेपर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनको लगता है हम किसी भी पेपर में स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा कोई भी पेपर स्ट्रॉन्ग नहीं, वो ये नीचे वाले पेपर अच्छे से करो, यदि वो शुरू से तैयारी कर रहे हैं। न्यूक्लियर करो, एटॉमिक करो, स्टैटिस्टिकल करो, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनके क्वेश्चन भी ईजी बनते हैं। देखो जो पेपर का टफेस्ट पार्ट होता है वो इन्हीं में से होता है। जो टफेस्ट पार्ट होगा पेपर का, जो टफ क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वो इन्हीं में से ज़्यादा मिलेंगे तुम्हें। एमपी में से टफ मिलेंगे, क्वांटम में से थोड़े से टफ मिलेंगे, ईडी में से तो टफ मिलेंगे ही मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो इन्हीं में से टफ बनेंगे, इनमें क्वेश्चन ईजी बनते हैं, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा फोकस करो। न्यूक्लियर करो, एटॉमिक करो, स्टैटिस्टिकल करो, इलेक्ट्रॉनिक्स करो, सॉलिड स्टेट करो, रीजनिंग करो, ठीक है। ये अटैम्प्ट करो। इनमें से यदि तुम अच्छे से इनको करते हो तो आराम से 135 का मान लो इनमें से पोर्शन आता है, तो 135 में से आराम से 90 नंबर तो ले ही आओगे तुम। 90 मार्क्स तुम्हारे आराम से आ जाएंगे इसमें। और बाकी इनमें सिलेक्टिव बनो, इन चारों पेपर में सिलेक्टिव बनना पड़ेगा। सिलेक्टिव बनोगे तो आराम से 30 मार्क्स तो आएंगे। 135 में से 100 मार्क्स में गए मान लो, 30 मार्क्स तो आएंगे ना, तो आराम से 120 मार्क्स आ जाएंगे तुम्हें। तो तुम्हें क्या करना है, ये पेपर अच्छे से पढ़ने, ठीक है। उसके बाद इनमें सिलेक्टिव पढ़ना। लेकिन जिनकी अच्छी तैयारी है, क्वांटम, ईडी, इनमें से किसी भी 2 पेपर की बहुत अच्छी तैयारी, वो रैंकर्स बन सकते हैं, टॉप रैंकर, टॉप 10, टॉप 50, ठीक है। आराम से वो रैंकर्स बन सकते हैं। जिन देखो मेरे जो पेपर क्लियर थे, देखो मैंने मेरे 3 पेपर इनमें से अच्छे से तैयार थे, क्योंकि मैंने ईडी तो मैंने बीएससी में ही अच्छे से पढ़ी थी, क्योंकि मैंने आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन की थी। तो ईडी में तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं, और ना मुझे इतनी नेट में पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ईडी मेरी शुरू से स्ट्रॉन्ग रही है, ठीक है। क्वांटम हमारी एमएससी में स्ट्रॉन्ग होगी, और बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में क्वांटम इतनी पढ़ाई जाती है, डीयू में इतनी पढ़ाई जाती है। कुछ हमारा जो सेशन था जब मैंने एडमिशन लिया था, वो था 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। तो उसमें क्वांटम फुल भर के थी। जो हमारा बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का सिलेबस है, तुम देख लेना 2013 बैच का बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का जो सिलेबस है क्वांटम, वो बहुत ज़्यादा लेवल का था, ठीक है। जो एमएससी में क्वांटम पढ़ते हैं वही हम बीएससी में पढ़ रहे थे। क्वांटम बहुत अच्छी थी, ईडी बहुत अच्छी थी, क्योंकि आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो क्वांटम भी पढ़ी थी। क्लासिकल मेरी डीयू में अच्छी, एमएससी में अच्छी हो गई, और यही एमएससी वाली क्लासिकल नेट में पूछी जाती है, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो क्लासिकल हमें पढ़ाते थे वो डीसी सर पढ़ाते थे, ठीक है। डीसी सर जो डीयू से एमएससी करें उनको पता होगा, डीसी सर पढ़ा रहे हैं तो क्यों स्ट्रॉन्ग होगी क्लासिकल। डीसी सर पढ़ाते थे, और उसमें हवा था, वही बहुत ज़्यादा बैक लगती है, बहुत ज़्यादा बैक लगती है, और ये फैक्ट था बैक लगती है। 300 एडमिशन है, आराम से 250 की बैक होगी 250 270 की बैक होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से जो क्लासिकल है वो अलग अलग बुक से कहाँ से पढ़ रहे हैं, बहुत लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्लासिकल वहाँ से स्ट्रॉन्ग। ये 3 पेपर तो मेरे अच्छे थे। बाकी मैंने फोकस किया था न्यूक्लियर, मैं बाकियों में सिलेक्टिव बना था, मैं बाकियों में मैं अपनी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया था, मेरे क्योंकि 3 पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। क्वांटम स्ट्रॉन्ग था, ईडी स्ट्रॉन्ग थी, क्लासिकल स्ट्रॉन्ग। एमपी मैंने नहीं की, एमपी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया,
ठीक है। एमपी में हाँ मैंने एक दो टॉपिक किए थे जो तुम्हारा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है तुम्हारा, सिम्पसन थर्ड रूल, और जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है तुम्हारे जो मतलब न्यूटन रैप्सन मेथड, और ये इन पे थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, और एमपी में मैंने कुछ नहीं किया था। ठीक है। फिर मैंने इसमें किया था न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें मैं सिलेक्टिव टॉपिक किए थे। एटॉमिक में मैंने सिलेक्टिव टॉपिक किए थे। स्टैटिस्टिकल में मैंने सिलेक्टिव टॉपिक किए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं पढ़ के गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आती थी, थोड़ा जीनर डायोड वगैरह और ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ी नॉलेज थी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। सॉलिड और एमपी तो छेड़ी ही नहीं मैंने। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग पार्ट आपको पता ही है, 5 नंबर आए थे मेरे। ठीक है। मैंने अटैम्प्ट बहुत कम किया था रीजनिंग का। ठीक है। तो मैंने ज़्यादा फोकस किया था फिजिक्स पे। तो मेरे 3 तो ये पेपर थे, इसमें मैं सिलेक्टिव बना था, न्यूक्लियर, एटॉमिक और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा डिजिटल का भी पार्ट्स आ जाता है इसमें, गेट्स वगैरह के, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। तो इस हिसाब से मैंने तैयारी की थी, क्योंकि मेरे तीनों पेपर स्ट्रॉन्ग थे, पहले से मेरी तैयारी थी, तो मेरे को ज़्यादा नेट में टाइम नहीं लगा, ना मैंने नेट की कोचिंग ली थी कहीं से। मैंने प्रीवियस ईयर किए थे, और थोड़ा जो प्रीवियस ईयर में देखो मैंने स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर पेपर से ही, प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करना सोल्व किया था मैंने। ठीक है। मैंने सोल्व करना, प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। वहाँ से मुझे आइडिया लगता गया भाई क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप हो रहे हैं हर साल, क्वांटम में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ईडी में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्लासिकल में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो टॉपिक क्लियर नहीं था फिर उसको बाद में पढ़ लिया, उसको क्लियर कर लिया, फिर दोबारा उसको क्वेश्चन किए। तो प्रीवियस ईयर करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है तुम्हें। ठीक है। ये 3 बार करो, मैं तो कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर तुम 3 या 4 बार तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ऐसा नहीं देख लिया, सोल्व होने चाहिए तुम्हारे हाथ से, अपने हाथ से निकला होना चाहिए। कैसे पढ़ना है वो तुम्हें अभी बताता हूँ, तरीका क्या है पढ़ने का। ठीक है। वो तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ भाई ये पेपर अच्छे से करो, जो शुरू से स्टार्ट करें, जिनकी इनमें तैयारी है, इनमें से 2 या 3 पेपर भी तैयार है, जिनके 2 पेपर अच्छे से तैयार है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी इनको अच्छे से करो। इनमें से 2 पेपर तैयार है, बहुत अच्छी बात है, वो भी इन सभी पेपर को अच्छे से करो। इन पे टाइम दो, क्योंकि इन पे टाइम कम लगेगा और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये पेपर तुम्हें स्टार्ट करने, और उसके बाद इनमें सिलेक्टिव बनो, क्वांटम में सिलेक्टिव बनो, ईडी में सिलेक्टिव बनो, क्लासिकल में सिलेक्टिव बनो। ठीक है। और एमपी में सिलेक्टिव बनो। और कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ, कहाँ से क्वेश्चन बनता है हर एक पेपर के, मैं तुम्हें टॉपिक अभी बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जहाँ से तुम्हें पढ़ना है। ठीक है। पहले बात करते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स की। देखो क्वांटम मैकेनिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम्हारा, वो है 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन बॉक्स, सबसे पहला टॉपिक। ठीक है। फिर इसमें है कम्यूटेशन रिलेशन, कम्यूटेटर, एंगुलर मोमेंटम के, और तुम्हारे अलग अलग कम्यूटेटर जो तुम प्रीवियस ईयर सोल्व करोगे तुम्हें पता लग जाएगा किस तरीके से कम्यूटेशन रिलेशन पूछे जाते हैं। ठीक है। एग्जाम में। उसके बाद है तुम्हारा हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो तुम्हारी एनर्जी लेवल है, डीजनरेसी है, जो वेव फंक्शन हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उससे उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के बाद हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम ये बीएससी लेवल तक हो गया तुम्हारा। फिर उसके बाद एमएससी लेवल का तुम्हारा पर्टर्बेशन थ्योरी, पर्टर्बेशन थ्योरी के बाद तुम्हारा वेरिएशनल प्रिंसिपल, वेरिएशनल के बाद तुम्हारा डब्ल्यूकेबी, डब्ल्यूकेबी के बाद तुम्हारा स्कैटरिंग। ठीक है। पूरा नहीं होगा। ठीक है। सिलेबस क्वांटम का बहुत ज़्यादा सिलेबस है, यदि एमएससी वाला करके जाओ तो भी काफ़ी है। यदि वो पेपर तुमने अच्छे से किए हैं, न्यूक्लियर और वो पेपर, तो तुम पर्टर्बेशन थ्योरी कर लो, वेरिएशनल कर लो, डब्ल्यूकेबी कर लो, स्कैटरिंग कर लो, 4 टॉपिक कर लो। इनमें से कोई क्वेश्चन बनेगा तो तुम आराम से कर ही दोगे, क्योंकि 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, एनर्जी लेवल का या वेव फंक्शन का क्वेश्चन आता है, आराम से अटैम्प्ट कर दोगे। कम्यूटेटर का आराम से क्वेश्चन कर दोगे तुम, हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी का क्वेश्चन आएगा, आराम से कर दोगे। इनमें से ये टॉपिक तैयार कर लो तुम, पर्टर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल मेथड, डब्ल्यूकेबी एंड स्कैटरिंग। ठीक है। सिलेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इनमें, तुम्हें पता होगा, तुम्हें पता आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। पर्टर्बेशन थ्योरी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरिएशनल से आएगा ही आएगा, डब्ल्यूकेबी से आएगा, स्कैटरिंग से आएगा। 4 क्वेश्चन पक्के हैं, 5-5 नंबर के, 20 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। 20 में से यदि 2 क्वेश्चन भी करते हो तो 10 तो आएंगे ही यहाँ से, 10-10 मार्क्स इस टॉपिक। क्योंकि न्यूक्लियर पार्टिकल, उनमें ध्यान दो तुम, जो नीचे वाले 5-6 सब्जेक्ट है उनमें ध्यान दो, उनको अच्छे से तैयार करोगे और इनमें सिलेक्टिव बन जाओ। जिनको ये आते हैं अच्छे से उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, वो भी उनको जो नीचे वाले सब्जेक्ट है उनको अच्छे से तैयार। क्वांटम के बाद जो तुम्हारा ईडी है, ईडी में तुम्हारा जो क्वेश्चन इन जनरल बनता है वो पोटेंशियल से बनता है, डाइपोल से।
ठीक है। गाउस लॉ से बनता है फ्लक्स से, फ्लक्स के बाद तुम्हारा इसमें बनेगा बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी इंटरफेस पे कैसे बिहेव करता है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है, जो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वो टॉपिक आता है, ठीक, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद तुम्हारे जो क्वेश्चन बनता है मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, पॉइंटिंग थ्योरम, ईएम वेव्स, ईएम वेव से क्वेश्चन बनता है। किस टाइप के बनते हैं तुम प्रीवियस ईयर में पेपर में देख लेना, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ईएम वेव्स में, ठीक। ईएम वेव्स के बाद जो तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बनता है लॉरेंज गेज, गेज कंडीशन, गेज और कॉलम गेज, हाई लेवल पे फिजिक्स लेवल एमएससी लेवल पे गेज, कॉलम गेज और लॉरेंज गेज, इस पे क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। और इसमें एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कई बार इसमें ही कंसिडर किया जाता है, उस पर भी तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं क्या। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में तुम्हारा जो मास कंजर्वेशन है, एनर्जी मास रिलेशन है, और जो तुम्हारा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, उस पर क्वेश्चन तुम्हारा बनता ही बनता है क्वेश्चन। और जो तुम्हारा एक इक्वेशन है म्यूऑन डीके हो रहा है इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का एक क्वेश्चन बनता है, जो तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला इस पे क्वेश्चन बनता है, E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, इस पे तुम्हारा क्वेश्चन बनता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्टैटिक्स में तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स, बायो सावर्ट लॉ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो करंट फ्लो हो रहा है, तुम्हें एक शेप दी होगी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बताना होगा, ठीक है, बायो सावर्ट लॉ पे बनता है। और तुम्हारा चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इन ईएम फील्ड, इस पे तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये ईडी का पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईडी के, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल डिस्कस करते हैं। देखो क्लासिकल में क्या क्या पूछा जाता है तुमसे। जो तुम्हारा क्लासिकल है, क्लासिकल मैकेनिक्स तुम्हारा एमएससी लेवल का आता है, बीएससी के भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि बहुत पेपर है हमारे पास, क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। जितना ज़्यादा सिलेक्टिव उतना ज़्यादा सिलेक्टिव बनो। क्लासिकल मैकेनिक्स में तुम्हारा आएगा, तुम्हारा इसमें पहला टॉपिक है लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन, इसमें जो तुम्हारे अलग अलग सिस्टम है उसके लिए लैग्रांजियन लैग्रांजियन दिया होगा, हैमिल्टोनियन कैसे फाइंड करेंगे, हैमिल्टोनियन दिया होगा, लैग्रांजियन कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे इसमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट टॉपिक है कैनोनिकल इसमें से क्वेश्चन बनेगा पॉइजन ब्रैकेट, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा। और इसमें स्मॉल ऑसिलेशन, जिसमें नॉर्मल मोड्स होते हैं, स्मॉल ऑसिलेशन नॉर्मल मोड, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। और तुम्हारा एक क्वेश्चन बनेगा फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो मैथमेटिकल फिजिक्स में तुम्हारे जो क्वेश्चन बनेंगे, जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, एमपी में जो तुम्हारा एमपी बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है एमपी का, लेकिन जो सिलेक्टिव टॉपिक है एमपी के वो तुम्हारे पास सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन में तुम्हारे स्पेशल फंक्शन में तुम्हारे आ जाते हैं यहाँ पे जो बीसल्स फंक्शन है, तुम्हारा हर्माइट फंक्शन है, तुम्हारा लेग्योर पोलिनोमियल है, लीजेंड्रे पोलिनोमियल है, ठीक है, वो चारों स्पेशल फंक्शन। सेकंड है फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज स्पेशल फंक्शन फोरियर सीरीज। इसके बाद तुम्हारा लैप्लास एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कॉन्टूर इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स से भी बनता है, यदि मैट्रिक्स करना चाहो तो तुम कर लेना, लेकिन टाइम लग जाता है और इजी भी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है मैट्रिक्स में। कॉन्टूर इंटीग्रेशन इसके सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इसमें तुम्हें स्पेशल फंक्शन में तुम्हें जनरेटिंग फंक्शन वगैरह पूछा जाता है इन जनरल, ठीक है, इक्वेशन पूछ ली जाती है डायरेक्ट। फिफ्थ है तुम्हारा इसमें जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जो तुम्हारा न्यूमेरिकल एनालिसिस है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस में तुम्हारा जो सिम्पसन रूल इंटीग्रेशन मेथड है, सिम्पसन रूल 1/3 3/8, इसमें जो इंटरपोलेशन है तुम्हारा, ठीक है, जो सिलेबस में ये बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है और 100% तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड से, ठीक
ठीक, बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनता है इसमें। ट्रेपेजॉइडल रूल बन जाता, ट्रेपेजॉइडल से क्वेश्चन बन जाता है और इनमें टाइम नहीं लगता करने में, 1 दिन लगेगा इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड को तुम्हें करने में। फॉर्मूला याद रखना, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल के, सिम्पसन के, 3/8 के फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम्हें, आराम से क्वेश्चन बन जाता है। ये तुम्हारा एमपी का, ये एमपी का सिलेबस वैसे बहुत ज़्यादा वाइड है। वेक्टर है तुम्हारा, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाता है तुम्हारा, उसको मतलब बहुत कुछ है एमपी में, लेकिन तुम्हें ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ये तुम्हें कंप्लीट करनी है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल में जो तुम्हारा क्वेश्चन बनता है तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स में, तुम्हारा सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी, सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, सेमी एम्पेरिकल इसकी एप्लीकेशन पार्ट, ये मैंने करवा दिया। बाइंडिंग एनर्जी करवा दिया, सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला करा दिया। इसका एप्लीकेशन में आ जाता है तुम्हारा मास पैराबोला, मिरर न्यूक्लियाई, ये करवा दिया मैंने, मिरर न्यूक्लियाई। इसके बाद हम एटॉमिक करेंगे। इसके एप्लीकेशन के बाद इसमें शेल मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, कलेक्टिव मॉडल, ये तीनों मॉडल आ जाते हैं, ठीक है। तीनों मॉडल, कलेक्टिव मॉडल, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे तीनों डीके, अल्फ़ा बीटा गामा। इसमें एक आ जाता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों डीके, ठीक है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है तुम्हारा। और जो तुम्हारा पार्टिकल फिजिक्स है उसमें तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म पूछी जाती है। जो रिएक्शन दी होगी वो कंजर्व है, कैसी रिएक्शन है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तुम्हारा स्ट्रेंजनेस क्या है, बेरियन नंबर, प्रोटॉन नंबर, उनका कंजर्वेशन, ठीक है। तुम्हें पूछ लिया जाएगा बेरियन नंबर है क्या, प्रोटॉन वो लेप्टॉन नंबर क्या है, इन सभी के बारे में क्वेश्चन, तुम इसके क्वेश्चन ट्राई करना, तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। ये पार्टिकल फिजिक्स तुम्हारा, इसमें तुम्हें याद करने होंगे तुम्हारे जो बेरियन ऑक्टेट, मेजॉन ऑक्टेट, उन सभी को तुम्हें याद करना होगा, ठीक है। वहाँ से इनकी ट्रिक होती है। पार्टिकल फिजिक्स हम करेंगे 2, 3 या 4 लेक्चर में पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है। जब तुम्हें पता लग जाएगा किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम एटॉमिक की। एटॉमिक में जो देखो तुम्हारा टॉपिक्स बनते हैं वो बोर मॉडल, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, उसमें हाइड्रोजन एटम में जो तुम्हारा मास है उसको चेंज कर देंगे तुम्हें। हाइड्रोजन एटम में मतलब जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर चेंज कर देंगे, फिर स्पेक्ट्रा क्या होगा उस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हें पता लगेगा। करेक्शन टर्म बनती है, इस पर कौन कौन सी करेक्शन, रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म है, उसको ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन एटम पर क्या फ़र्क पड़ता है। एलएस और जेजे कपलिंग पे क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, ठीक है। उसमें तुम्हारा क्वेश्चन देखना, एलएस और जेजे कपलिंग बहुत ही ईजी टॉपिक है और आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जीमान इफेक्ट, इसके बाद तुम्हारा इसमें एक टॉपिक और फाइन स्ट्रक्चर और हाइपर फाइन एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, लैम्ब शिफ्ट, ठीक है। और जो तुम्हारा जीमान इफेक्ट में तुम्हारे 2 टाइप के जीमान इफेक्ट है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बनता है, देख लेना जीमान इफेक्ट क्वेश्चन, देखना कैसा बनता है। फिर मॉलिक्यूलर फिजिक्स में तुम्हारे तीनों स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइब्रेशन, रोटेशन, फिर इन सभी का कॉम्बिनेशन, वाइब्रेशन, रोटेशन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर यार इसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तुम्हारा स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स लाइन, इस पर क्वेश्चन बनता है। लेजर फिजिक्स में तुम्हारा 2 लेवल लेजर, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या कंडीशन है, आइंस्टीन कोफिशिएंट, तुम्हारे 3 आइंस्टीन कोफिशिएंट ABC, पिन पे क्वेश्चन बनता है। और तुम्हारा कैविटी, रेजोनेटर कैविटी पे तो जो तुम्हारा क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही सिंपल पावर का क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है। और सिंपल टाइम का क्वेश्चन बनता है, कैविटी डंपिंग टाइम है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन बनता है और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है जब हम लेजर। इसके बाद हम एटॉमिक, न्यूक्लियर के बाद हम एटॉमिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम जून लास्ट तक एटॉमिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में देखो तुम्हारा लैटिस है, ब्रैग्स लॉ है, स्पेसिफिक हीट पोर्ट सॉलिड है, हॉल इफेक्ट है, बैंड थ्योरी है, सुपर कंडक्टर, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, ठीक है। इसमें लैटिस में तुम्हारा मिलर इंडिसेस वगैरह, रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, इन सभी पे क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। ये कंप्लीट करने हैं तुम्हें सब्जेक्ट। यदि तुम ऊपर वाले नहीं छेड़ रहे हो, ऊपर वालों में सिलेक्टिव बन रहे हो, तो नीचे वालों में कोई भी टॉपिक तुम्हें छोड़ना नहीं है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में तुम्हारा जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनता है कैनोनिकल एंसेंबल्स, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनता है। फ्लक्चुएशन से क्वेश्चन बनेगा, कैनोनिकल एंसेंबल में जो फ्लक्चुएशन एनर्जी का और डेंसिटी का हमेशा बनेगा क्वेश्चन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन से बनेगा क्वेश्चन, बोस गैस, रियल गैस, और तीनों जो स्टैटिक्स है,
बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिक्स और मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, ये तीनों स्टैटिक्स है। इनके जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उन पे क्वेश्चन बन जाता है। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इन पे क्वेश्चन बन जाता है। पर कैनोनिकल एंसेंबल से तुम्हें मिलेंगे 2 क्वेश्चन तो, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो तुम्हारी लॉ है, स्टीफन लॉ है, उनमें डायरेक्ट एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन पूछा जाएगा तुम्हें। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। इनमें जो लॉ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो जो कर्व है उसमें अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ है, वो उस पर क्या मतलब मतलब प्लांक्स ने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ दिया था उस पर क्वेश्चन बन सकता है। आइंस्टीन ने क्या लॉ दिया था, ठीक है। उसके बाद है रैंडम वॉक वेरिएबल, इस पर एक क्वेश्चन बनेगा। रैंडम वॉक पे प्रोबेबिलिटी पे एक क्वेश्चन बनता है। तो बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, एक बार इसको कर लोगे तो आराम से क्वेश्चन तुम कर जाओगे, ठीक है। रैंडम वॉक प्रोबेबिलिटी, तुम इसका जो तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा एफरीफ से मिल जाएगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय एफरीफ, ठीक है। उसमें तुम्हें ये अच्छे से टॉपिक मिल जाएगा रैंडम वॉक वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टॉपिक, लास्ट पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हारा वही जीना डायोड, बीजेटी में तुम्हारा कॉमन बेस और कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन, ठीक है। बीजेटी के बाद तुम्हारा आ जाता है ओपैम की एप्लीकेशन। ओपैम में से क्वेश्चन बनता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है कई बार क्वेश्चन, ठीक है। तो बीजेटी में क्वेश्चन बनता है, जीना डायोड में बनता है। इसमें एक क्वेश्चन रेक्टिफायर पे भी बन जाता है कई बार, रेक्टिफायर। फिर इसमें कुछ डिजिटल पार्ट का क्वेश्चन बनता है। डिजिटल में तुम्हारा बनता है एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर और रजिस्टर, और यहाँ पे गेट, डी मॉर्गन थ्योरम और काउंटर्स। ये क्वेश्चन, ये तुम्हारे डिजिटल के पार्ट्स है, यहाँ से तुम्हारा डिजिटल का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये तुम्हारे अलग अलग 9 पेपर है। तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है, तुम्हें न्यूक्लियर करना है, एटॉमिक करना है, स्टैटिस्टिकल करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, सॉलिड स्टेट करना है, और उसके बाद तुम्हें रीजनिंग करना है, ठीक है। यदि तुम ऊपर वालों में सिलेक्टिव बन रहे हो, ऊपर वालों में यदि ऊपर वाले जिनके दो पेपर भी बहुत अच्छे से, जिनका क्वांटम ईडी बहुत अच्छा है या क्वांटम क्लासिकल बहुत अच्छा, क्लासिकल बहुत छोटा पेपर है, क्वांटम ईडी और मैथमेटिकल के अलावा जो क्लासिकल है वो छोटा पेपर है, और उसमें क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं आराम से। लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन के, पॉइजन ब्रैकेट के, स्मॉल ऑसिलेशन क्वेश्चन आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो क्लासिकल को तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसमें टाइम भी कम लगेगा। टाइम लगता है तुम्हारा क्वांटम में, ईडी में पूरी ग्रिफिथ, क्वांटम पूरी जेटली, और तुम्हारा जो एमपी है पूरी एच के दास, कंप्लीट सिलेबस है नेट के लिए, ठीक है। टेंसर पे भी पूछ लेते हैं, ये टेंसर है लास्ट टॉपिक एच के दास में, टेंसर पे भी नेट में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम्हें इजी पार्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो मैंने कैसे, अब डिस्कस करते हैं मैंने कैसे क्लियर किया था, मैंने कैसे तैयारी की थी। देखो मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं की थी कहीं से। जब मैं एमएससी में था, डीयू से एमएससी की थी, तब मैं सेकंड सेमेस्टर से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने क्लासिकल क्वांटम ये थ्योरी में पढ़नी थी, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट किया था, तो मैंने बस प्रीवियस ईयर सॉल्व करना स्टार्ट किया था। प्रीवियस ईयर, लास्ट 10 ईयर विद सॉल्यूशन थे मेरे पास। आपको पता होगा, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के किसी भी साइट पे आप सभी को पता होगा, विद सॉल्यूशन ये तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज जो लास्ट ईयर पेपर है तुम्हें विद सॉल्यूशन मिलेंगे और सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। क्वांटम अलग, क्लासिकल अलग, एमपी अलग, सब्जेक्ट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। तो उनको सॉल्व करना स्टार्ट, जैसे न्यूक्लियर पढ़ रहे हो तो न्यूक्लियर का वो पेपर सॉल्व करो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन भी होगा, लेकिन तुम्हें करना क्या है, पहले खुद अटैम्प्ट करना है। पहले अपने खुद से अटैम्प्ट करोगे, सेल्फ करोगे, 2 बार ट्राई करो, 2 टाइम्स ट्राई करना है। फिर भी नहीं हो, फिर सॉल्यूशन देखो, फिर ट्राई करो उसको, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो, जिसको सॉल्व कर रहे हो, उसको शुरू से लेके आखिरी तक कंप्लीट लिखो उसको कॉपी पे, ठीक है। ऐसा नहीं है ये इजी है हो जाएगा, बहुत जो इजी लगता है वहाँ नहीं होता वो। जब एग्ज़ाम में बैठोगे तुम, वहाँ वो नहीं हो पाता इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, और इसमें प्रैक्टिस ही मेन है। इजी क्वेश्चन भी तुमसे जब भी होगा जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो। देखो जब क्वेश्चन तुम अटैम्प्ट करोगे, जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो, मान लो शेल मॉडल पढ़ रहे हो, शेल मॉडल के बारे में तुमने थ्योरी से थोड़ा पार्ट पढ़ा, हाँ थ्योरी तुम्हारी क्लियर होगी शेल मॉडल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो,
अलग से एक नोटबुक लगाओ जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला होंगे, जो शेल मॉडल की सीरीज़ है उसको याद रखने का तरीका होगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर इसके क्वेश्चन करो, रफ पे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन से जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं अलग अलग, जो कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पता था और वो क्वेश्चन से निकला है, जब तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हें पता लगेगा अच्छा ये कॉन्सेप्ट अलग है, उस कॉन्सेप्ट को भी नोट करो, फिर उसी नोटबुक में उस कॉन्सेप्ट को भी लिखो। फिर तुम्हारी ऐसे सभी टॉपिक्स की, जैसे न्यूक्लियर की तुम्हारी एक पूरी कॉन्सेप्ट वाली एक तुम्हारी नोटबुक बन जाएगी, जिसमें 3 या 4 पेज में न्यूक्लियर के सारे कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है, और उनको रिवाइज करते रहो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इससे क्या होगा, जब तुम क्वेश्चन देखोगे न्यूक्लियर फिजिक्स का एग्जाम में, तुम्हें डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, और तुम जल्दी से अप्लाई कर दोगे, और तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारा जो पेपर है वो 2.5 घंटे में सॉल्व हो जाता है आराम से, 100 से 120 नंबर का 2.5 घंटे में सॉल्व हो जाता है, ठीक है, यदि तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। उसके बाद वो एक्स्ट्रा टाइम होता है जो रैंकर्स के लिए होता है, ठीक है, उसमें तुम्हारी रैंक सुधारो। फिर उसके बाद उसमें ऐसे नहीं है तुम गलतियां करने बैठ जाओ लालच के चक्कर में और ज़्यादा, यदि नहीं आ रहे छोड़ दो, जितना आ रहा है जितना एक्यूरेसी मेंटेन रखो, एक्यूरेसी ज़रूरी है इसमें। कई अटैम्प्ट करते हैं 170 180 का, उनके मार्क्स बनते हैं 70 80, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। मैंने अटैम्प्ट किया था अराउंड, मैंने 130 से 140 का, ठीक है, 130 से 140 का अटैम्प्ट किया था, मेरे आए थे 110 मार्क्स, ठीक है। एक्यूरेसी मैटर करती है यहाँ पे, मैटर नहीं करता तुम कितना अटैम्प्ट कर रहे हो, एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है, एक्यूरेसी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से तुम्हें पढ़ना है। पहले तुम पढ़ोगे न्यूक्लियर पार्टिकल, एटॉमिक, स्टैटिस्टिकल, उसके बाद तुम्हारा सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद तुम क्वांटम, ईडी, क्लासिकल, पहले क्लासिकल और क्वांटम, फिर ईडी और एमपी, ठीक है। क्लासिकल छोटा पेपर है, क्लासिकल इन तीनों के छोटा नहीं है, इन तीनों के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो क्लासिकल करो पहले, ठीक है। क्लासिकल के क्वेश्चन भी आराम से बन जाते हैं, क्वेश्चन लेंथी होते हैं लेकिन इजी होते हैं, प्रैक्टिस करो, उनको लिख लिख के करो, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने इस हिसाब से तैयारी, मैंने प्रीवियस ईयर की थी, मैंने 4 बार प्रीवियस ईयर किए हुए हैं। मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 2 बार प्रीवियस कर लिए थे, 2 टाइम्स, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे मार्क्स थे 44 मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे मार्क्स थे, क्योंकि पहला अटैम्प्ट तो देख बहुत ही कम होते हैं जिनका हो जाता है, ठीक है, पहले अटैम्प्ट में, क्योंकि पहले अटैम्प्ट में पता ही लगता है जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, फिर एग्ज़ाम को समझा। देखो जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था वहाँ पे जब मैं बैठा था एग्ज़ाम में, हाँ क्वेश्चन मेरे को पता लग रहे थे, हाँ ये आता है क्वेश्चन, लेकिन जब करने बैठे हो नहीं रहा वो क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। क्वेश्चन आते थे ऐसा आराम से 150 से 170 मार्क्स का पेपर आता था फर्स्ट अटैम्प्ट मेरे को, लेकिन वो हो नहीं रहे थे वहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक, पेपर नहीं दिए थे, टेस्ट सीरीज़ नहीं थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज भी दो, किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ बाय कर लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज़रूरी है, एग्ज़ाम से 1 या 1.5 महीने पहले टेस्ट सीरीज़ देना ज़रूरी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ नहीं दोगे, मैंने दी थी, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं दी थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत, मैंने जस्ट के सारे क्वेश्चन किए, गेट के सारे क्वेश्चन किए, नेट के सारे क्वेश्चन किए, IIT जैम के भी इवन सारे क्वेश्चन किए मैंने दोबारा, ठीक है। तब जाके इतने कॉन्सेप्ट, और उन सभी कॉन्सेप्ट को लिखा। अभी भी मेरे पास वो 2 नोटबुक पड़ी है जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, और मेरे को अभी भी वो याद है, मैं उनको बार बार पढ़ता था, बार बार, तो सारे कॉन्सेप्ट याद है। जैसे क्वेश्चन दिखा कॉन्सेप्ट, हाँ अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तुरंत उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। इससे टाइम बहुत बचता है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है अंदर, ठीक है। तुम रिकॉल करने में जो टाइम लगता है वो बचता है यहाँ पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन तुम करोगे उसको करते रहोगे, तुम रिकॉल करते रहोगे चीज़ों को, तो वहाँ टाइम बहुत ज़्यादा खपता है। तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तुरंत हाथ चलेगा और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी है प्रैक्टिस, और टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूरी है। किसी भी कोचिंग की बाय कर लो, अच्छी कोचिंग सेंटर की किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लास्ट 1.5 महीने पहले बाय कर लो, और उस टेस्ट सीरीज़ को दो। सब्जेक्ट वाइज भी मिलती है, फुल पेपर भी मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है लास्ट तक मैं भी तुम्हें टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करवा दूँ, कंफर्म नहीं है, हो सकता है करवा दूँ, यदि मेरे पास बहुत टाइम हुआ तो हो सकता है मैं भी डिज़ाइन कर दूँ टेस्ट सीरीज़, ठीक है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है उसका कुछ, अभी तो हमारा जो हो सिलेबस हो जाए वही बहुत है, ठीक है, लास्ट दिसंबर तक, क्योंकि कॉलेज का भी साथ साथ चलता है मेरा, कॉलेज के साथ साथ इतना टाइम नहीं हो पाता अभी एक लेक्चर, क्योंकि एक लेक्चर तैयार करने में आराम से 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो 5 से 6 घंटे में इतना नहीं हो पाता है भाई, एक दिन में एक लेक्चर हो जाए वो सफिशिएंट है। लेकिन
जितना होगा हम करेंगे सिलेबस, 5 या 6 पेपर तो करके ही जाएंगे, ठीक है, आराम से। और इजी पेपर उठाऊंगा। न्यूक्लियर चल रहा है, न्यूक्लियर ख़त्म होने वाला है, उसके बाद एटॉमिक करेंगे, एटॉमिक के बाद क्वांटम कर लेंगे एमएससी लेवल का या स्टैटिस्टिकल। वो जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे देखते जाएंगे कौन कौन सी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता जाऊँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता जाऊँगा कौन कौन से हैं बुक्स, वो सारा थ्रू आउट द सिलेबस चलेगा हमारा, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ कवर हो गया है, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस, हाँ सेकंड अटैम्प्ट दिया था जब मैंने, सेकंड अटैम्प्ट में फिर मैंने किए थे पेपर ही, देखो मैंने ऐसे नहीं है कहीं से कोचिंग ले ली फिर फर्स्ट में नहीं हुआ तो कहीं से, क्योंकि एमएससी चल रही थी। सेकंड अटैम्प्ट में फिर मैंने जो वही सेम प्रीवियस ईयर के पेपर किए थे, उसमें कुछ पेपर और ऐड हो गए थे, ठीक है, उनको प्रैक्टिस किया। सेकंड अटैम्प्ट में मेरा सिर्फ नेट हुआ था, नेट में रैंक थी 132, ठीक है, सिर्फ नेट हुआ था। सेकंड अटैम्प्ट में शायद 70 से 80 मार्क्स के बीच में थे, ठीक है, ओबीसी था तो उस टाइम नेट हो गया था। फिर थर्ड अटैम्प्ट दिया था मैंने, थर्ड अटैम्प्ट में भी मैंने पेपर ही किए थे, ठीक है, लास्ट में लगा रहा पेपर में ही लगा रहा प्रीवियस ईयर में, ठीक है। मैं तो, कोई भी मेरे से पूछता है तैयारी करने, मैंने कहा प्रीवियस ईयर 4 बार करो तुम, 1 महीने में 4 बार प्रीवियस ईयर कर दो। तैयारी कितनी की थी मैंने, एक महीना, पेपर से 1 महीना जस्ट पहले तैयारी करनी स्टार्ट की थी। ऐसा नहीं है एमएससी में, क्योंकि डीयू की एमएससी बहुत टफ है, एमएससी में वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है, एमएससी में कर रहे थे, हाँ 1 महीना पहले स्टार्ट की कर दी थी तैयारी, तो 1 महीने में सारे पेपर हो जाते थे लगभग जितने, और कॉन्सेप्ट याद थे, लिखे हुए थे, ठीक है, तो उनसे ही तैयारी की थी। फिर थर्ड अटैम्प्ट मेरा जेआरएफ हुआ था, ठीक है, उसमें मार्क्स थे मेरे 110 मार्क्स। रीजनिंग में मेरे थे 5, सी सेक्शन में थे मेरे 60 मार्क्स, 60 के अराउंड थे सी सेक्शन में, ठीक है, 12-13 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। और पेपर करना कैसे, अटैम्प्ट कैसे करना है, ये देखो, अटैम्प्ट करोगे तुम शुरू से, स्टार्टिंग से, सेक्शन ए से, सेक्शन ए से स्टार्ट करोगे, ये हम छोड़ दिया ही हमने। अटैम्प्ट कैसे करोगे, सेक्शन ए से स्टार्ट करोगे। सेक्शन ए को टाइम देना तुम्हें 30 से 35 मिनट, जो नहीं आता क्वेश्चन छोड़ दो, जो आता है वो अटैम्प्ट करो। सेक्शन बी में करोगे तुम आराम से 60 मिनट, 1 घंटा आराम से दो सेक्शन बी को, ठीक है। और जो सेक्शन सी होगा, क्वेश्चन इजी होंगे, ऐसे नहीं है एडवांस लेवल हो तो लेंथी होंगे, क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, तो इसको दो आराम से 80 से 90 मिनट, ठीक है। स्टार्टिंग से लगो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ते रहो, जो आ रहा है वो करते रहो, जो नहीं आ रहा छोड़ते रहो। देख लो भाई, ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पढ़ो तुम्हें पता लग जाएगा इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये टॉपिक को मैंने पढ़ा ही नहीं, छोड़ दो। ये क्वेश्चन तो टफ है, ये तो मेरे को आता ही नहीं, छोड़ दो, ठीक है। पता लग जाएगा, एक बार पढ़ते ही पता लग जाएगा होगा या नहीं होगा, इतना तो तुम्हें पता है। यदि तैयारी कर रहे हो तो इतना पता है तुम्हें, आराम से पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। छोड़ दो उसको, नहीं आता तो जो आ रहा है 100% एक्यूरेट हो उसको अटैम्प्ट। जब लास्ट तक पहुँचोगे तुम तो तुम्हें पता लगेगा कितना, 2.5 घंटे में ही तुम लास्ट तक पहुँच जाओगे आराम से, ठीक है। तो जब लास्ट तक तुम पहुँचोगे तो तुम्हें पता लगेगा कितना होगा, 2.5 घंटे या 2 घंटे में भी तुम पहुँच जाओगे लास्ट में, यदि बीच में बहुत क्वेश्चन तुम छोड़ते रहे, जो आ रहा है वो अटैम्प्ट करते रहे। फिर देखो कितना हुआ मेरा स्कोर, ठीक है, आराम से 80-90 नंबर तुम्हारा अटैम्प्ट हो जाएगा 2 घंटे में, ठीक है। फिर जो लास्ट 1 घंटा है उसमें तुम्हें अटैम्प्ट करना है आराम से 40 से 45 नंबर का, लास्ट 1 घंटे में, ठीक है। फिर जो टफ़ वाले क्वेश्चन आते हैं, जो मीडियम लेवल के हैं, उनको टच करो, ठीक है। और पढ़ने का वही तरीका तुम्हारा, न्यूक्लियर, एटॉमिक, नीचे वाले सब्जेक्ट, फिर 4 ऊपर वाले, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, ठीक है।